हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस की 2020 की पॉलिटी की प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज से पहले हमने 2018 का कवर कर लिया है, 2019 का कवर कर लिया है। आई होप आपने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अब शुरू करते हैं 2020 का। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर पंचायती राज सिस्टम। ऑप्शंस हैं अपने, पार्ट 9, पार्ट 6, पार्ट 3 और पार्ट 4A। तो इसका आंसर है पार्ट 9। पार्ट 9 जो है, आप सबको पता होगा कि नया पार्ट है जो ऐड हुआ था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था ये पार्ट। ठीक है। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड हुआ था ये। और जिसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। ठीक है। और ये पार्ट जो है ये पंचायती राज सिस्टम से डील करता है। और बाकी ऑप्शंस के जो पार्ट 6 थे वो स्टेट से डील करता है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है, और पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम। थर्ड टीयर जो है इंडियन फेडरल सिस्टम में कब ऐड हुआ था? थर्ड टीयर आपका, इसमें ऑप्शन है 1990, 1990, फिर 1991, फिर 1992, फिर 1993। ठीक है। ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से आंसर है आपका क्या? अभी थोड़ी देर पहले हम पहला क्वेश्चन जो था इसी से था। थर्ड टीयर जो पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी, इन सबको कहते हैं थर्ड टीयर। ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये दोनों पास हुए थे 1992 में। लेकिन ये इफेक्ट पे आए थे 24 अप्रैल 1993 में। और 1 जून 1993 को म्यूनिसिपैलिटीज आई थी इफेक्ट में। ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये थर्ड टीयर इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन फेडरल सिस्टम में, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें जो कंस्टिट्यूट करते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आप इससे अंदाजा लगा ही लिए होगे। फर्स्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड ईयर आपका स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड ईयर आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया स्टेट्स, और फिर तीसरा है अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, और चौथा है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है। यानी हिंदी में बोल दूं मैं तो, नए स्टेट का फॉर्मेशन, दूसरा एरिया जो है, नए स्टेट जो स्टेट है उसके अल्टर, उसको चेंज करने का की ताकत, फिर बाउंड्रीज जो है स्टेट की उसको चेंज करने का प्रावधान, और चौथा है नए स्टेट का बनाना या नए स्टेट को अपने भारत देश के अंदर लेना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो एक नया स्टेट बना सकता है किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की टेरिटरी को से। ठीक है। जैसे कुछ नए स्टेट्स बने थे 2000s में, आपको याद होगा, बिहार से कट के आपका झारखंड बना था, फिर मध्य प्रदेश से कट के आपका छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 3 के अंदर में ही हुआ था। फिर किसी स्टेट का एरिया भी बड़ा छोटा कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है। और उस स्टेट की बाउंड्री भी बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। फिर ठीक है, या फिर किसी स्टेट के नेम को भी चेंज करने का पावर आर्टिकल 3 के अंदर में ही आता है। ठीक है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो है वो जो फोर्थ ऑप्शन था आपका, वो जो नई स्टेट को एडमिशन देना या फिर नया स्टेट बनाना, ठीक है, वो पावर जो है आर्टिकल 2 में है, आर्टिकल 3 में नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल। यानी इनमें से किन ऑफिशियल्स के रिमूवल में पार्लियामेंट का कोई योगदान नहीं होता है? एक तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन 2 है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, और चौथा है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन कोड्स हैं आपके 1 एंड 2, यानी जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या पार्लियामेंट का कोई योगदान नहीं होता? या ऑप्शन 3 है, चार, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिमूवल में कोई योगदान नहीं होता? या 1, 2, 3 यानी जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को, या फिर सिर्फ कैग को हटाने में पार्लियामेंट का कोई योगदान नहीं होता? तो इसका ऑप्शन होगा 3 एंड 4।
यानी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को बिना पार्लियामेंट के इन्वॉल्वमेंट के ही हटाया सकता है, और कैग को भी बिना पार्लियामेंट के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के हटाया सकता है। ठीक है, कैग को भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज। जैसा कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट जज का के रिमूवल में पार्लियामेंट का योगदान तो होता ही है, तो डायरेक्टली तो नहीं हटा सकते ऐसे ही, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है तो, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन सी और डी ही माना गया था, तो ठीक है यही मान चलिए। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता क्योंकि पहले प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट जाती है तो प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पंचायत किसके हाथ में होता है? गवर्नर के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अफसर के पास, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास? तो इसका आंसर है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 के 243 के अंडर में द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्शन को देखने के लिए। ठीक है, और जो आपका इलेक्टोरल रोल होता है उसका बनाने के लिए। ठीक है, सब चीज के लिए ओवरऑल आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेट इलेक्शन कमीशन ही होता है। और जहाँ की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इन सब के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर जो है उसका ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी में कभी पढ़ा नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अफसर नाम का कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, फिर दूसरा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 300 325 ए, और चौथा है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 325 ए है। ठीक है, आर्टिकल 263 जो है वो सही मेंशन है, वो इंटरस्टेट काउंसिल के लिए ही है। और इंटरस्टेट काउंसिल में क्या होता है कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, और आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के लिए ये नोन है, क्योंकि आप इसके रिगार्डिंग बहुत सवाल आ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत पहले प्रैक्टिस किया होगा या मॉक टेस्ट दिया होगा तो आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। 280 आपका फाइनेंस कमीशन के लिए ही है, ये तो नींद में भी आप सही करके आओगे और करके आना भी चाहिए। फिर आर्टिकल 315, ये भी आपको ध्यान ही पे होगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत बेसिक है। और 323 ए 323 ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए है। ठीक है, इसको कैट भी कहते हैं। अब 323 बी किसके लिए है ये आप कमेंट्स में मुझे बताओ। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पढ़ो और पढ़ के बताओ मुझे 323 बी किसके लिए। फिर आते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? आर्टिकल 268, आर्टिकल 280, आर्टिकल 276 या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर देखते हैं हम। नन ऑफ द अबव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ही नहीं। ठीक है, वो जो है 1964 में गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन द्वारा, वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा उसको स्थापित किया गया था, फॉलोइंग संथानम कमिटी रिपोर्ट। ठीक है, और लेटर में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को पारित किया गया था, जिससे इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम नहीं है। ठीक है, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल उसको डिस्क्राइब नहीं करता है सीवीसी को। ठीक, ये बात ध्यान पे रखेंगे आप। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, वो आप एक बार एक लिस्ट बना के रख लो, वो लिस्ट आप बार बार डेली डेली देखो, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चंस आने पक्का है। ठीक है, और ये लो हैंगिंग फ्रूट है कि मतलब नीचे आपको आराम से इससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये गलत होता है तो आपका बड़ा मिस्टेक होगा, बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसका वो एक नोट बना के रखो तो आपको बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन: जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। ठीक है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें देना है अपॉइंटमेंट का। ठीक है, ये काफी फैक्चुअल सवाल हो गया, तो इसके लिए अगर आपको डेट्स पता है तो आप सही कर पाओगे, नहीं डेट्स पता है सिर्फ कॉन्सेप्ट से इसको नहीं कर सकते।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेट्स भी रटना पड़ता है पीसीएस के लिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 1432। ठीक है, जयंती पटनायक जो है वो फर्स्ट चेयरपर्सन थी 1992 से 1995 तक। ठीक, फिर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी ये सेकंड चेयरपर्सन थी 2002 से 2005 तक। फिर डॉक्टर गिरजा व्यास जो है थर्ड चेयरपर्सन थी 2005 से 2011 तक, और ममता शर्मा फोर्थ थी 2011 से 2014। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और काफी फैक्चुअल है ये। Which region of the country was conferred special status under Article 371J of Constitution of India? ठीक है, आप नागालैंड, हैदराबाद एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात और लद्दाख। तो देखो इसका आंसर हैदराबाद एंड कर्नाटका होगा। आर्टिकल 371 जे जो है वो इंसर्ट किया गया था 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंतर्गत में। ठीक है, और ये जो है ये स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए। अब इसको ऑफिशियली कहते हैं कल्याण कर्नाटका। ठीक है, और ये कर्नाटका के स्टेट में है। और ये जो है क्या करता है, ये बेनिफिट्स ग्रांट करता है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड उस रीजन के लिए। ठीक है, अच्छा, और अलग अलग आर्टिकल्स भी हैं जिनके पास स्पेशल प्रोविजंस है। 370 तो जैसा हमने पता है कि वो तो एबॉलिश हो गया है। ठीक है, 371 जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स के लिए, तो वो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, 371 ए है नागालैंड, बी है आसाम, सी मणिपुर। ठीक है, वैसे 371 जे तक है, ये आप देख लेना। ठीक है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो फालतू लंबा हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A, द स्टेट्स पार्ट 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13 और सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट पार्ट 14। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो ये जो आप अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, आपको याद होगा, सबसे पहला वाला, पहला या दूसरा शायद वो क्वेश्चन था कि पार्ट्स मैच करना था। तो ये दोनों तो डायरेक्ट उसी से उठ करके आ गए। ठीक है, अब जब एग्जाम दे रहे हो तो ये चीज ध्यान पे रखना कि क्या कोई क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है क्या। क्योंकि कई बार होता है कि हमें मिल जाता है। ठीक है, अब आंसर हमें सपोज हमें नहीं पता इसका ऑप्शन सी और डी। ठीक है, अब ऐसे तो हमें अगर मान लो कि कुछ नहीं पता तो हमें दो चीज मिल जाएंगे उधर से। ठीक, हमें एक मान लो उसमें सिर्फ यही पता था हमें कि वो शायद कैट के लिए था वो। ठीक है, कैट वाला, तो वो हमें उसी से पता चल जाता। एक तो ऑप्शन हमें पता चल गया कि भाई वो गलत था, बाकी तीन चीज सही थे। अब दो उसमें तीन में से निकल करके दो दो इधर से हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, कि ये दोनों पार्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही मैच है। और हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन डी या ऑप्शन सी में होगा कोई एक चीज। ठीक है, तो अब मान लो हमें कुछ नहीं आता है तो मान लो कोई एक भी कलेक्ट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की 50-50%। ठीक है, तो ये चीज कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान रख के चलना। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो उसको ब्लाइंडली बस वही टिक करके मत निकल जाना। तो थोड़ा ध्यान भी रखना क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड हो। अगर अगला क्वेश्चन नहीं आता हो आपको तो वो हेल्प करेगा आपका पुराना क्वेश्चन उसमें। ठीक है, क्योंकि पीसीएस में ऐसा हो जाता है, कई बार होता है ये। तो देखो ये आपका इसका सही ऑप्शन था पार्ट सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13। ठीक है, ये आपका गलत मार्क किया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन पार्ट 5 में है, ना कि पार्ट 13 में। और सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स पार्ट 14 ये सही मैच्ड है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, स्टेट्स पार्ट 6, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, दोनों तो सही हैं। ठीक है, which is the largest committee of Indian Parliament? Public Accounts Committee, Estimates Committee, Committee on Public Undertaking और Committee on Petitions। ये दोनों कमेटी जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहते भी हैं और बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में रहने का सेंस कि पेपर में बहुत ज्यादा इनसे सवाल पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। यूपीएससी में पूछे जाते हैं कमिटीज पे जब बात की जाती है। ठीक है, और बाकी ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इन दोनों कमिटीज के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ताकि कि ये क्वेश्चंस गलत ना हो। उसके बाद में इसका आंसर देखेंगे तो एस्टिमेट्स कमेटी है इसका आंसर। ठीक है, ये लार्जेस्ट है 30 मेंबर का, सब लोकसभा के होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। और कमेटी ऑन पिटिशन बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आपको ये कितने मेंबर्स होते हैं ये तो याद ही रखना है, साथ साथ में इन कमिटीज का काम क्या होता है ये भी ध्यान पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which article of Indian Constitution are related to citizenship? आर्टिकल 3 से 10, आर्टिकल 4 से 11, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 6 से 11। तो इसका आंसर आप
आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने पास्ट के 2 ईयर्स में 2018-19 दोनों में ये सवाल आया है। ठीक है, 2020 में फिर रिपीट हुआ है, तो आप देख रहे हो रिपीटेशन कितना हो रहा है क्वेश्चंस का। पंचायत वाला भी रिपीट हुआ था, 2018-19 में भी आया था, 20 में भी रिपीट हुआ था। तो थीम्स ऐसे ही आइडेंटिफाई करो, पढ़ना क्या क्या है हमें, क्या क्या रिपीटिशन हो रहा है और उस चीज में से पढ़ना क्या क्या है हमें। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। देखो आर्टिकल 5 जो है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट है, 6 से 10 जो है राइट्स ऑफ माइग्रेंट हैं इंडियन ओरिजिन के, कि जो 6 से 10 में अलग अलग हैं। छह क्या कहते हैं एक चीज के लिए, जैसे मान लो कोई इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से इंडिया आया, या फिर किसी के पेरेंट्स चले गए इंडिया से पाकिस्तान, फिर वापस पाकिस्तान से इंडिया आया, फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया से फिर वापस पाकिस्तान चले गए। तो ये सब लेकर के 6 से 10 तक है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल्स डिफाइंड है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, पढ़ लेना टाइम है तो। और आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड है, कि वो सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, ये आर्टिकल 11 कहता है। तो आर्टिकल 5 से 11 जो है अपना सिटीजनशिप को डील करता है, और साथ साथ में सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट वन में जो है आर्टिकल, लिस्ट टू में प्रोविजन। आर्टिकल 61 में जो है रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर आर्टिकल 67 बी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ स्पीकर। अच्छा, ये रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अभी इस्तीफा दिया है अपना, तो ये वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीसीएस के लिए भी, और जो लोग आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट का। क्या कहते हैं, रिमूवल पे क्या है, रिमूवल के क्या प्रोविजन है, या फिर अगर वो रिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं चेयर खाली हो जाती है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेगा, या फिर चेयर राज्यसभा की ड्यूटीज कौन संभालेगा। ठीक है, तो राज्यसभा की एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनकी राज्यसभा की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन की ड्यूटीज क्या क्या होती है, तो ये सब जो रिलेटेड क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट से, ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा अगर वाइस प्रेसिडेंट का आएगा। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिए तो उसके बाद फिर कौन स्पेस वो लेगा। ठीक है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से के हिसाब से ही बना करके पूछ सकता है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकते, वो क्या कहते हैं आपका ये भी पूछ सकता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट ना रहे, वाइस प्रेसिडेंट ले ले जगह, तो वाइस प्रेसिडेंट के रोल से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके, तो इसलिए आप वो पूरा सेक्शन ही कवर करके जाओ, ताकि इस पे से क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और क्वेश्चन आएगा ही किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, करंट अफेयर्स में आए तो क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ऑप्शन आपका आंसर सी होगा, 2341, यानी ये वाला। ठीक है, आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से है। आर्टिकल 67 बी जो है वो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से है। आर्टिकल 94 जो है रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है। और आर्टिकल 90 जो है रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर्ड असर्शन एंड अदर इज लेबर्ड रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में दिया है कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। और रीजन में दिया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट स्टाइल। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। देखो असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन सही है क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कंटिन्यूटी भी दिखाता है, ठीक है, और चेंज भी दिखाता है, क्योंकि जैसे चेंज में आपका पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डे टू डे रिफॉर्म होते रहते हैं। आर्टिकल 21 में पहले कुछ ही, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में कुछ ही राइट्स थे, फिर अब देखो अब कितने, अब 2500 30 राइट्स है, बहुत सारे राइट्स हैं। ठीक है, तो चेंज भी होता रहता है और कंटिन्यूटी भी है। ठीक है, सिविल सर्विसेज वाला हुआ, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, जैसे राज्यसभा हमारी कंटिन्यूइंग बॉडी है, तो दोनों रिफ्लेक्ट करता है, कंटिन्यूटी भी रिफ्लेक्ट करता है और चेंज भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए सही हो गया रीजन में कि स्टेटमेंट और मॉडर्न ट्रेडिशनल सेंट स्टाइल ऐसा कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, और सेंट स्टाइल देख करके ही आप इसको कैंसिल कर दोगे, काट दोगे कि भाई ये सेंट स्टाइल नाम का तो हम पढ़े भी नहीं है आज तक। आपने आज, आई होप अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा थोड़ा ठीक ठाक से, तो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा ये चीज कि भाई जो अपना इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सेंट स्टाइल वाला ही सिस्टम है। तो आप इसे काट दोगे। मॉडर्न स्टाइल ट्रेडिशनल स्टाइल में जो लोग कंफ्यूजन, सेंट स्टाइल वाला तो नहीं है, तो इसको काट दोगे, तो ये ऑप्शन वैसे ही रीजन वैसे ही कट जाता है।
assertion is true but reason false. ठीक है, तो what can be the minimum strength of council of ministers including chief ministers in the state? 10, 12, 13 या 14? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12। ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने साइज नहीं फिक्स किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 का, उसने आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1A इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये कहा गया कि जो 15% से ज्यादा जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, और मिनिमम स्ट्रेंथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है इंक्लूडिंग सीएम, वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेट्स के लिए ये क्या कहते है एक्सेप्शन, लेकिन जनरल यही है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए बड़े स्टेट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं कह रहा था कि ये जो है आपका सिर्फ ये जो आपका 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नहीं है, ये पार्लियामेंट के लिए भी है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं एक और चीज कह रहा था, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेना। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन गोलकनाथ केस 1967, केशव नंदा भारती केस 1973, शंकरी प्रसाद केस 1951 या सज्जन सिंह केस 1965। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसमें आया था? तो इसका आंसर देखते हैं हम। देखो, केशव नंदा भारती केस में 1973 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके पीछे की भी कहानी है, वो कहानी में नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो शंकरी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर के लिए को अपहेल्ड किया था कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को का जो कॉन्सेप्ट है 1973 में आया था। ठीक है, तो उसको छोड़ करके बाकी हर चीज अमेंड कर सकती है आज के डेट में, लेकिन 1951 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट हर कुछ अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। फाइनली 1973 में जो 13 बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर कर सकते हैं, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फेडरलिज्म हुआ, सेक्युलरिज्म हुआ, जुडिशियल रिव्यू हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, इन सबको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी जजमेंट को, इसी लैंडमार्क जजमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड किया सकता। ठीक, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली नहीं मैच हुआ? आंसर देखते हैं। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 के अंदर आता है, हाँ 50 के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 39A जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ये भी हमने एक क्वेश्चन में देखा था 2018-19 में। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये सभी को ऑलमोस्ट पता रहता है। ठीक है, आर्टिकल 48 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, जुडिशरी के लिए नहीं है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में है। ठीक है, फिर तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिन्यूमरेशन एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन। ठीक है, अब इसमें से कौन सही है? ये या तो पहला सही है, या तो दूसरा सही है, या तो दोनों सही है, या तो कोई भी नहीं सही है। देखते हैं, सिर्फ पहला सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 76। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 5 साल का हाई कोर्ट जज हो, या फिर 10 साल एज एन हाई कोर्ट एडवोकेट उसने प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही होता है। और रिम्यूनरेशन जो है एजीआई का, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जा रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल। ठीक है, फिर इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
ये बात तो सही है, इंडियन फेडरलिज्म को क्वाज़ी फेडरल कहते हैं, ठीक है, और इंडिया हैज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी सही है। लेकिन जो आर है वो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में इंडिपेंडेंटली सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या अप्रोप्रिएशन बिल। यानी ये पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग कब होता है, ठीक है। तो मनी बिल में तो आपको पता है लोकसभा के पास एक्सट्रीम पावर, ज्यादा पावर होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में, तो इसको तो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तो इसको काट देंगे अपन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में आपका जॉइंट सिटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन इसका आंसर होगा। अप्रोप्रिएशन बिल भी लोकसभा का एक्सक्लूसिव डोमेन है, ठीक है। तो आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट की, जब भी डेडलॉक हो लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल के लिए, ठीक है। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और अप्रोप्रिएशन बिल के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, जैसा कि मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है, ठीक है। 2020 के आपके पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन सारे कवर हो गए हैं, और इसके बाद आपका 2021 चलेगा, ठीक है। आई होप आप भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, जैसा मैंने बोला था कि आप पेन पेपर लेके बैठे होगे पेपर सॉल्व करते समय इसको, ठीक है। आपने मार्क किया हो कितना सही कितना गलत है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो, आप ना इसको जो भी आपका स्कोर आता है वो अगर आप एक्चुअल में मार्क कर रहे हो, ठीक है, ऑनेस्टली, तो वो स्कोर आप एक बार यूट्यूब कमेंट में लिख करके दो, ठीक है, ताकि कि आप खुद से एक बार ये रहेगा कि जब आप ये सेल्फ रिपोर्टिंग या सेल्फ डिस्क्लोजर करोगे ना स्कोर का, तो उससे आपको ये एक आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे लिए स्कोप बचा हुआ है, ठीक है, और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है। और ये फिर आइसोलेशन आपको, ये अगर मान लो आप अपने घर से प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आइसोलेशन में मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। आपका स्कोर और आपके साथ वाले लोगों का भी स्कोर आपको देखोगे तो आपको इससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी आएगी कि नहीं, अगर मान लो आपका स्कोर कम है, थोड़ी कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है, थोड़ा और ऊपर जाना है, ठीक है। और अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे कि हाँ जो सेकंड वाला बंदा आया है वो थोड़ा कम नंबर लाया, मैं इससे और ज्यादा अपना मार्जिन कैसे करूँ, ठीक है। तो दोनों केस में ही आपके पास बेनिफिट रहेगा ये। तो आई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना स्कोर भी यूट्यूब कमेंट्स में डालो, अगर जो भी आपका स्कोर आ रहा है आप डालो, ठीक है। शर्माओ नहीं कि ये नहीं कौन लोग हंसेंगे क्या हंसेंगे, कोई हंसेगा नहीं। आप भले अपने नाम से मत डालो, आप कोई दूसरा अकाउंट बना लो उसके थ्रू डालो, लेकिन डालो, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, पेन पेपर मोड में लेकर के बैठो जरूर, ठीक है। ऐसे मत बैठना कि मुरारी बाबू कथा चल रही है, तो उससे नुकसान फिर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और एंड करते ही मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स के में क्वालिफाई करना इज अ बिग थिंग, ठीक है, बड़ी बात है। हाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रीलिम क्वालिफाई करने से एग्जाम नहीं निकलता, मेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा, रैंक उसी से आएगी, ठीक है। अच्छी रैंक आपकी मेंस में जितना अच्छा आंसर लिखोगे उसी से आएगी, तो उतना अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको अपने स्किल्स को और शार्पन करना पड़ेगा और बढ़िया बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा इवेल्युएटर चाहिए, अगर आपके पास मेंटर है तो वेल एंड गुड, मेंटर नहीं है तो वी प्रोवाइड मेंटर्स, ठीक है, आपका आंसर इवेल्युएट हो जाएगा। हमारे अलग अलग प्लान है, जो भी आपको फाइनेंशियल सुटेबल लगता है आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अगर मान लो कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, कुछ ऐसा है तो डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो, जो भी पॉसिबल डिस्काउंट्स होगा विल ट्राई टू गिव, ठीक है। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है मेन चीज, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। जय हिंद, बाय।